Next type of graph is ellipse. अभी तक बेटा हम पैराबोला पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, अगला ग्राफ है इलिप्स। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हर ग्राफ के लिए एक टर्म होती है, दैट टर्म इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। उस टर्म का क्या नाम होता है बेटा? इसेंट्रिसिटी। क्या है उस टर्म का नाम? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को ई से लिखते हैं। अगर ई की वैल्यू 1 है तो वो पैराबोला होता है। इसेंट्रिसिटी शेप डिसाइड करती है। ई की वैल्यू 0 है तो सर्कल होता है। इफ ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो इलिप्स होता है। एंड इफ ई इज ग्रेटर देन 1 तो वो हाइपरबोला होता है। ये शेप्स आपको इसेंट्रिसिटी के बेस पर पता होनी चाहिए कि ये शेप्स होती है। ठीक है, वैसे आपको पता है पैराबोला ऐसा होता है, सर्कल ये होता है, इलिप्स ऐसा होता है और हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है। तो बेटा ये दो फिगर क्लोज्ड है और ये दो फिगर क्या है? ओपन है। तो ध्यान रखना है, ऑर्बिट विल बी क्लोज्ड only if eccentricity is less than 1। कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये इसेंट्रिसिटी शेप डिसाइड करती है कि कैसी शेप है, हम ये इसेंट्रिसिटी से डिसाइड करते हैं। और E लेस देन 1 तब आता है जब किसी भी चीज की टोटल एनर्जी नेगेटिव हो। टोटल एनर्जी क्या हो? नेगेटिव हो। तो इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम आती है। जनरल सी बात है, ये जनरल है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्लोज्ड है। तो बेटा अगर प्लैनेट की सन के साथ ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालनी हो, वो टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। टोटल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल नेगेटिव आएगी, तभी ऑर्बिट क्लोज हो सकता है, अदरवाइज ऑर्बिट क्लोज नहीं हो सकता। ये इसेंट्रिसिटी के बारे में बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसेंट्रिसिटी शेप डिसाइड करती है। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इलिप्स की 0 होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? ये मैथ का पार्ट है, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। SP/PM को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, वहां पे हमें जरूरत नहीं है क्या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, क्या फोकस होता है, कहां से P पॉइंट है, वो आपको जरूरत नहीं है। मैं अभी इलिप्स पे आ रहा हूं। अब हम इलिप्स को कंसंट्रेट करते हैं। हमें अब अगला ग्राफ पढ़ना है इलिप्स का। इलिप्स की पहचान क्या है, पहले ये देखना है। इलिप्स की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। मतलब यहां से मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर ऑफ y 2 होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों के कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² शुड बी पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। शुड बी पॉजिटिव एंड डिफरेंट। एक तो पॉजिटिव होने चाहिए, दूसरे कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो ये आपकी इलिप्स की जनरल आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि आपको इलिप्स को कैसे पहचानना है। ये इलिप्स को पहचानने का तरीका है। मैंने एनी हाउ राइट साइड में 1 बना लिया। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो पता लगेगा। अगर मैं इस इलिप्स को बनाऊं मतलब मैं x को 0 रख दूं, x को 0 रखूं तो y² = b²। तो y की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस b। y को 0 रख दूं तो ये आ गया x² = a²। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a। मतलब ये मेरे पास एक इलिप्स है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। क्लियर है? अब अगर मैं इस इलिप्स को बनाऊं, ये इलिप्स ऐसा बनेगा। x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा a है, इधर माइनस a हो गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए प्लस a0 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया? माइनस a0। इधर की बात करूं, ये आ गया 0, b। ये वाला क्या आ गया? 0, -b। समझ में आ गई? ये इलिप्स के 4 कॉर्नर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये जो इलिप्स का सेंटर है, इसको हम 0, 0 बोलते हैं।
अगर मैं ये कह दूं कि ए बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है, तो बेटा इसलिए ये वाली एक्सिस बड़ी आई है, ये वाली एक्सिस छोटी आई है, ठीक है। तो बी और ए में रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जहां पर ई क्या है, क्या बताया था अभी बेटा, इसेंट्रिसिटी, एंड इसेंट्रिसिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ए हमेशा बड़े वाले को लेना है, बी हमेशा छोटे वाले को लेना है। इसमें ये जोन सी बड़े वाली साइड है उसको हम मेजर एक्सिस बोलेंगे, तो इस केस में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। अगर यही वाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा होता तो इसको मैं ए स्क्वायर बोलता, तो ये इलिप्स इस साइड बड़ा बनता, तो मेजर वाई हो जाती, मेजर कौन सी हो जाती, फिर वाई हो जाती, और माइनर एक्स हो जाती। क्लियर है यहां तक। अब ये पूरी एक्सिस है बेटा, इसको क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है बेटा, 2 है। यहीं से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है बेटा, 2b। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 2b। ऑन द सेम लाइन यहां पे मैं बोलता लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, वो a हो जाती, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस वो मेरे पास b हो जाती। और इसेंट्रिसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है, ए बी से बड़ा है, जिसके नीचे वाला एक्स स्क्वायर के नीचे वाली चीज अगर बड़ी है तो एक्स की साइड बड़ा है, वाई के नीचे वाली चीज बड़ी है तो वाई की साइड बड़ा है। जोन सा बड़ा है उसका नाम हम ए रखेंगे। ये इलिप्स के बेसिक बता दिए, और भी बहुत डिटेल में होता है, पहले 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर डिटेल वाली चीज भी पढ़ेंगे कि इलिप्स क्या होता है क्या नहीं। थोड़ा सा 9th-10th में आपने जो केपलर्स लॉ पढ़ा है उससे भी इसको फिर लिंक करेंगे। क्वेश्चन है, मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। इस ग्राफ को प्लॉट करना है। सबसे पहले x की मैक्सिमम पावर 2 है, y की मैक्सिमम पावर 2 है, दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, दोनों के कोफिशिएंट क्या है बेटा, अलग अलग है। तो हमें ये पता लग गया कि ये क्या है, इलिप्स है। अब इलिप्स कैसे बनाना है, पहले इधर 1 बनाना है, तो ये आ गया बेटा। अगर मैं इस साइड 1 बनाऊंगा तो मेरी जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी 9x स्क्वायर बाई 36 प्लस 4y स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1। इन शॉर्ट x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इन शॉर्ट x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। कोई डाउट? अब यहां से किसके नीचे वाला बड़ा है, y के नीचे वाली चीज बड़ी है, तो बेटा ये वाला इलिप्स y की साइड बड़ा बनेगा, ये वाला इलिप्स y की साइड बड़ा बनेगा, तो ये इलिप्स ऐसे आ जाए, बन गया, y की साइड बड़ा, सिमेट्रिक होता। यहां पर y की वैल्यू +3, मतलब ये हो गया (0, +3), ये हो गया 0, -3, ये हो गया क्या, x के नीचे 2 है, तो ये हो गया 2, 0, और ये क्या हो गया बेटा, -2, 0। अब अगर मैं चीजों को कंपेयर करूं, जो सा बड़ा है वो a है, तो a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू 2 होगी। आप यहां से इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो यूजिंग b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसेंट्रिसिटी e निकाल सकते हो, जो आपको पता होनी चाहिए। यहीं से अगर मैं ये कह दूं आपको व्हाट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बड़े वाली एक्सिस अब ये है, दिस इज 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी बेटा, 4। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम इलिप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सी मेजर एक्सिस है, कौन सी माइनर एक्सिस है। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, कभी आपको एरिया ऑफ इलिप्स निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया ऑफ इलिप्स, इसका फॉर्मूला होता है पाई ए बी। क्या फॉर्मूला होता है, पाई ए बी।
इलिप्स का आपको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई ए बी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने कैसे किया है, किसकी साइड बड़ा बनेगा किसकी साइड छोटा बनेगा। आप इस तरह से इलिप्स का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि इलिप्स कैसे देखते हैं हम, कि क्या है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a in such a way that acceleration of the object varies with x as a equal to minus omega square x, where omega is a positive constant. If velocity of the object is 0 at x equal to plus minus a, then plot the graph between v and x. Question है, हमें ग्राफ बनाना है between v and x, but the problem is हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो a और x में दिया हुआ है। रिलेशन किसमें दिया हुआ है, a और x में, ये हमें बनाना है। a की वैल्यू है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, पर पहले मुझे ax के रिलेशन को v और x में बनाना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन इज v dv by dx, क्योंकि मुझे टाइम कहीं पर भी नहीं चाहिए, ये हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहां से आ गया बेटा v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ बेटा क्लियर। अब v का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक कांस्टेंट मैंने c लगा दी। ठीक है, अब यहां से 2 मैं एलसीएम ले लूं तो ये आ गया v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2c, ये मेरा रिलेशन आ गया। अब मुझे c की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं उसके बाद ग्राफ देखूंगा कैसा बनेगा। तो पहले क्या बन रहा है यहां से, at x इक्वल टू प्लस माइनस a वेलोसिटी इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस माइनस a रखो, वेलोसिटी को 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 2c। जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये टर्म आ गई 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2c, मींस 2c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आ गया बेटा, इस 2c की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो मेरे पास जो रिलेशन आ गया फाइनल वो ये आ गया v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसा ग्राफ है। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इससे पता लग गया कि ग्राफ मेरा इलिप्स है। ग्राफ कैसा है, इलिप्स। क्यों है, v की मैक्सिमम पावर 2, x की मैक्सिमम पावर 2, दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक का कोफिशिएंट 1, एक का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसलिए ग्राफ कैसा हो गया बेटा, इलिप्स हो गया। अब इलिप्स प्लॉट करने से पहले आपको कोशिश करनी है कांस्टेंट वाली टर्म को 1 बनाना है, तो डिवाइड करूंगा। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय ओमेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब आप देख सकते हो किसके नीचे वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म बड़ी हो सकती है अगर ओमेगा x से बड़ा हो। अगर ओमेगा x से छोटा हो जाए तो बेटा ये 1 से छोटा हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि ओमेगा अभी 1 से बड़ा है, एक बार ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं इलिप्स को बनाना चाहूं, इधर मेरा x हो गया, इधर मेरा v हो गया, एक साइड v है एक साइड x है, v के नीचे वाली टर्म बड़ी है तो बेटा ये ऐसा इलिप्स बन गया। दोनों साइड जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही नीचे, जितना ये है उतना ये होना चाहिए। मतलब मैं इस इलिप्स को थोड़ा सा और ठीक करके बनाऊं तो ये इलिप्स। अब आप बड़े ध्यान से देखते हो, v को 0 रखोगे तो x प्लस माइनस से आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस से होगी, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस से होगी, यहाँ पे v की वैल्यू प्लस से ओमेगा होगी, यहाँ पे v की वैल्यू माइनस से ओमेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक प्लस ए ओमेगा होगी और एक क्या होगी बेटा, माइनस ए ओमेगा होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्राफ बनेगा v और x में। ये तब है, अब आप देखो ये ए ओमेगा है और ये ए है, मतलब यहाँ ओमेगा 1 से बड़ा है। अगर ओमेगा 1 से छोटा हो जाता तो ये x की साइड बड़ा बन जाता। समझ में आया? ये एसएचएम में क्वेश्चन आता है। एसएचएम में ग्राफ v और x के बीच में इलिप्स आता है या सर्कल आता है। अगर ओमेगा 1 हो जाता, जो हम आगे पढ़ेंगे कि इलिप्स का एक स्पेशल केस है सर्कल, जब उनके दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाए। इलिप्स के बारे में
हमारी ऑप्टिक्स में कहीं कहीं यूज होगी या ग्रेविटेशन चैप्टर में जो केपलर्स लॉ आते हैं वहां पर यूज होगी। वैसे तो ये अभी मैथमेटिकल टूल में बताना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट स्टिल हमें करनी तो है ही ग्रेविटेशन में, फिर दोबारा से पढ़ते हैं, उससे बेटर है हम अभी यहीं पे देख लें। बेटा ये जो पॉइंट्स है ये हम देख चुके हैं, ये A0 है, ये -A0 है, ये 0B है, ये 0 -B है और ये 0 0 है। इसको सेंटर ऑफ द इलिप्स बोलते हैं। ये वर्टिसेस बोल सकते हो, इसको आप कॉर्नर्स बोल सकते हो। समझ में आ गए जहां जहां काट रहे हैं? अब बड़े ध्यान से समझना, हर इलिप्स में दो फोकस होते हैं, हर इलिप्स में दो फोकस होते हैं। एक ये हो गया S1, एक ये हो गया S2। हर इलिप्स में दो फोकस होते हैं जिनको हम फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। ये दो फोकस हैं, S1 और S2 को हम फोकस या फोकी नाम बोलते हैं, दो होते हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से, ये वाला जो डिस्टेंस है ये AE होता है और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये A है। ये वाला डिस्टेंस AE होगा और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये डिस्टेंस A है। ठीक है, मतलब फोकस से सेंटर का डिस्टेंस AE होगा और B² = A² × 1 - E² होगा। क्लियर? डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या आती है? इलिप्स की डेफिनेशन ये है, लोकस ऑफ पॉइंट P such that sum of its distance from two fixed point, वो फिक्स पॉइंट्स मैंने नाम रख दिए S1 एंड S2, is always constant and equal to 2a। ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन इलिप्स की होती है। ये किसकी डेफिनेशन होती है बेटा? इलिप्स की डेफिनेशन होती है, जो आपको क्लियर है। लोकस का मतलब होता है पाथ, मतलब P पॉइंट आपका कहीं पर भी हो, मान लो P पॉइंट आपका यहां पर है, कहीं पर भी हो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। चाहे P पॉइंट आप यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, यहां किसी भी पॉइंट। ये लोकस का मतलब ये पॉइंट जिस पाथ में चलेगा उस पाथ में पॉइंट का डिस्टेंस इन दो फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इज S1P + S2P = कांस्टेंट = 2a। इसको हम, ये इलिप्स की कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये इलिप्स की डेफिनेशन है। ये ऑप्टिक्स में आता है क्वेश्चन। ऑप्टिक्स में ये बनता है कि मेरे पास अगर ये एक इलिप्टिकल मिरर होता और मैं यहाँ से रे भेजता तो वो रे यहाँ से पास कर जाती। S1P + S2P हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा बेटा? 2a। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। आप ये वाला पॉइंट P मान लो, तो व्हाट इज S1P? A - A। व्हाट इज S2P? A + A। आप ऐड करके देखो 2a ही आएगा। ये इलिप्स की जनरल डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। यहां से ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। फोकस क्या होता है, ठीक है, सेंटर क्या है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या है, मेजर एक्सिस कैसे है, माइनर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एक दो चीजें और है वो अभी हम देख लेते हैं। हम केपलर्स लॉ में पढ़ते हैं कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये कोई प्लैनेट है जो सन के अबाउट घूम रहा है विद सन एट वन ऑफ द फोकस। ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। सन सेंटर पे नहीं होता, सन एक फोकस पे होता है, यहाँ पे मान लिया। ठीक है, ये प्लैनेट मान लिया मैंने जो घूम रहा है, इसमें कहीं पर भी आ सकता है। जब ये प्लैनेट सन के बिल्कुल पास होगा, यहां पे होगा, इस पॉइंट का नाम P रख दिया, और जब सबसे दूर होगा तो इस पॉइंट का नाम A बोल दिया। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम पेरिफिलोन पोजीशन बोलते हैं।
कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा? पेरिफिलोन पोजीशन। और जब सबसे दूर होगा इस पोजीशन को हम एफिलोन पोजीशन बोलते हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम पी और ए रखा है। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे कि ये वाला डिस्टेंस ए ई है और ये वाला डिस्टेंस ए है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वाला डिस्टेंस भी ए है। अब बड़े ध्यान से, जब ये प्लैनेट सन के बिल्कुल क्लोज होगा तो ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा इनके बीच में, और यहां से यहां का डिस्टेंस इनके बीच में कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इस मिनिमम डिस्टेंस का दूसरा नाम पेरिगी होता है, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसका दूसरा नाम अपोगी होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पेरिगी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। यहां से आप बड़े ध्यान से समझना, एक मिनिमम डिस्टेंस मैंने आपको बताया है और एक कौन सा डिस्टेंस बताया बेटा? मैक्सिमम डिस्टेंस बताया है। तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे हम इसको। व्हाट विल बी योर आर मिनिमम? आर मिनिमम विल बी इक्वल टू ए माइनस ए ई। ये ए माइनस कर दिया, इट बिकम्स ए इंटू 1 माइनस ई। व्हाट विल बी योर आर मैक्सिमम? R maximum will be equal to A plus AE. A plus AE. देख लो, A plus AE. This is equal to A into 1 plus E. यहां से दो टर्म आ गई। एक तो ये R minimum into R maximum. This is equal to A into 1 minus E into A into 1 plus E, which can be written as A square into 1 minus B square, जिसको मैं B square लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया B square equal to R maximum into R minimum, और यहाँ से अगर मैं B निकालना चाहूँ तो B आ गया R maximum into R minimum का रूट। ये आपको ध्यान रखना है, आर मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम का रूट। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे कर दिया। यहीं से अगर मैं आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम कर दूं तो बेटा ऐड कर लो, ए कट जाएगा। दिस इज 2a विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with sun at one of the focus in such a way that the minimum and maximum distance of the planet from the sun is 9000 किलोमीटर and 4000 किलोमीटर। एक 9000 और एक 4000 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, अगर मैं उसके पाथ की सेमी माइनर एक्सिस पूछ लूं, सेमी माइनर एक्सिस क्या होती है? v होती है, तो आएगी 9 into 4 36, मतलब 6000 किलोमीटर। यहीं से 9 और 4 दिए हुए थे, 9 plus 4 13, 13 by 2, 13 by 2, 6500 किलोमीटर इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये सेमी माइनर है, ये टोटल मेजर है। सेमी मेजर ए होगा, 2a का आधा होगा। तो आपको पता होना चाहिए, कभी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दे दे तो वहां से आप b कैसे निकाल सकते हो और a कैसे निकाल सकते हो। तो b a पता लग जाएंगे, सेंट्रिसिटी पता लग जाएगी, अकॉर्डिंगली आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब देखो बेटा, इलिप्स में हमने ये वाला इलिप्स अभी बनाया था, ये ऐसा बन रहा था। अब अगर मैं इससे इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ, बड़े ध्यान से देखना है, x में कितना शिफ्ट करना है h, y में कितना शिफ्ट करना है k। तो इस ग्राफ को उठाओ, x की साइड h शिफ्ट कर दो, y की साइड k शिफ्ट कर दो। मतलब अभी जो सेंटर 0 0 पे था, अब वो सेंटर h k पे चला जाएगा। ये वाली लेंथ उतनी रहेगी, ये वाली लेंथ उतनी रहेगी। तो बेटा ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप पहले बेसिक सा ग्राफ बनाओगे, फिर x और y में जितना ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्लस की साइड शिफ्ट करना है, और ऐड हो रहा है तो बेटा माइनस की साइड शिफ्ट करना है। इस तरह से अगर सिंपल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन नहीं है, तो आप x माइनस एच का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की फॉर्म में बना के उसको सिंप्लीफाई करोगे और ग्राफ को फिर ऐसे बना दोगे। अगला ग्राफ है हमारे पास सर्कल। सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। अगर इलिप्स में और बी बराबर हो जाए तो बेटा
बेटा अभी जैसे इलिप्स बन रहा था, इधर ए अलग था बी अलग था, अगर दोनों बराबर हो जाए तो वो इलिप्स क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब यहां से ये हो गया मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स टू मैक्सिमम पावर ऑफ वाई टू, दोनों की मैक्सिमम पावर वाले के बीच में साइन प्लस का, और दोनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए बेटा, सेम। ये सर्कल की पहचान है, आपको सर्कल ऐसे बनाना है। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल, 0, क्योंकि बेटा बी और ए बराबर हो गए तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर था, आप बी की जगह ए रख के देखो वो अपने आप 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इस सर्कल को बना दूं, इधर मेरे पास एक्स एक्सिस, इधर मेरे पास वाई एक्सिस, तो सर्कल तो बेटा ऐसे बनेगा, ये सर्कल का ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया, ये रेडियस है सर्कल की क्या है बेटा ए, सारी साइड से ये रेडियस ए है, तो आप सर्कल को ऐसे बनाओगे, ये सर्कल हमारा ऐसे बनता है। अब अगर ऐसा ही सर्कल ये बना दूं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपका ये सर्कल यही है। बस अब इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो चुके हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। अब इसका सेंटर शिफ्ट हो गया बेटा h कोमा के पॉइंट पे, और इसकी रेडियस अब भी कितनी है, ए है, ए स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है। अब भी रेडियस कितनी है बेटा, ए है। तो आपको सर्कल को ऐसे बनाना है, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, उस केस में सेंटर ओरिजिन पे है, और अगर मैं कोई और इक्वेशन लिख रहा हूं तो सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, रेडियस आपको वैसे ही निकालनी है। सर्कल की पहचान है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 2, मैक्सिमम पावर ऑफ वाई इज 2, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। अगला ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैसे तो हमें हाइपरबोला पढ़ना होता है, इसकी सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, बट मैं हाइपरबोला हमारे कोई ज्यादा यूज का नहीं है, हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कंडीशन है y और x एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होने चाहिए, y और x एक दूसरे के कैसे होने चाहिए बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होने चाहिए, तो हमें ये ग्राफ बनाना पड़ता है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये y इक्वल टू 2/x है, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका ग्राफ बनाऊं तो इधर x इधर y, ठीक है। अब x को 0 रखूंगा तो y इन्फिनिटी आएगा, और y को 0 रखूंगा तो x इन्फिनिटी आएगा। इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप देख सकते हो, आप x को पॉजिटिव रखोगे तो y पॉजिटिव आएगा, x को नेगेटिव रखोगे तो y भी कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो अगर आपको इधर ग्राफ बनाना हो तो ये ग्राफ इधर ऐसा बनेगा, x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव। इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, रेक्टेंगुलर वर्ड का मतलब है एंगल 90 डिग्री का। एक टर्म होती है बेटा असमटोट, क्या बोलते हैं बेटा, असमटोट। असमटोट क्या होते हैं, असमटोट आपके पास ध्यान रखना है, असमटोट एक ऐसी चीज है जो ग्राफ को इन्फिनिटी पे मिले। जैसे इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे एक ये वाली लाइन मिल रही है, एक ये वाली लाइन मिल रही है, और ये दोनों लाइनें असमटोट हैं इसकी, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे मिलने की कोशिश कर रही है। और जो लाइंस असमटोट हैं, अगर उन दोनों असमटोट के बीच में कितने का एंगल हो, 90 का, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए कंडीशन है y और x इनवर्सली प्रोपोर्शन होने चाहिए। जैसे मैं कह दूं y इक्वल टू -4/x। अब आप देख लो, अगर अब आपको ग्राफ बनाना हो, इधर x आ जाएगा, इधर y आ जाएगा, x पॉजिटिव होगा तो y कैसा बनेगा बेटा, नेगेटिव बनेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। और x को नेगेटिव रखोगे तो y पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं, आपको y और x में अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ आ रहा है तो वो किसका ग्राफ है बेटा, हाइपरबोला। और कौन से हाइपरबोला की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मेरे को ये दोनों ग्राफ एक में ही प्लॉट करने हैं, ये दोनों ग्राफ एक में ही प्लॉट करने हैं, बड़े ध्यान से समझना। इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, ठीक है, बड़े ध्यान से।
पहले y इक्वल टू 1/x है। अभी हमने देखा था y और x अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन हो तो ग्राफ ये बनता है। y और x अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन हो तो ग्राफ हमारा ये बनता है। ये ब्लैक वाला ग्राफ y इक्वल टू 1/x है, ठीक है। अब y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, वेरिएशन तो वैसा ही है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y कम होता जाएगा, तो ये ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, बट इसके ऊपर नहीं आएगा। वो समझना है क्या फर्क है। अगर बेटा मैं x इन दोनों का y इक्वेट कर दूं, मतलब 1/x शुड बी इक्वल टू 1/x स्क्वायर, तो यहां से आ गया 1/x माइनस 1/x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। 1/x कॉमन, 1 माइनस 1/x शुड बी 0, तो यहां से आ गया x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा? 1 आनी चाहिए। x1 पे ये दोनों ग्राफ कट करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने मान लिया कि यहां पर x की वैल्यू 1 है, तो बेटा यहां पर y भी 1 होगा इस ग्राफ। समझ आ रही मैं क्या कर, x अगर 1 है तो y भी कितना होगा? 1। अब मैं क्या करता हूं, बड़े ध्यान से, अगर x लेस देन 1 है, से एग्जाम्पल मान लिया x 1/2 है, तो y की वैल्यू इधर से तो 2 आ गई फर्स्ट से, और सेकंड से आ गई y की वैल्यू 1/2 रखने पे 4 आ गई, ये सेकंड से आ गई। हाँ बेटा क्लियर है? ऑन द सेम लाइन अगर मैं x को ग्रेटर देन 1 लिखता हूं, मान लो मैंने x2 लिख दिया, तो यहां से y तो आ गया, 2 लिखने का मतलब 1/2 मतलब 0.5 आ गया, ये आ गया फर्स्ट से, और बेटा इधर से y आ गया 1/2 का स्क्वायर 1/4, दिस इज इक्वल टू 0.25 आ गया, ये आ गया सेकंड से। एक फर्स्ट से आ गया और एक क्या आ गया? सेकंड से आ गया। ये समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा है? मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना था कि ये दोनों ग्राफ कट कहां पे कर रहे हैं, वो x1 पे कट कर रहे हैं। फिर जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उससे ऊपर वाला भी देख लो, और उससे कम वाली वैल्यू भी देख लो, और उससे ज्यादा वाली वैल्यू भी। ये ग्राफ समझ में आया क्या फर्क है? अब आप समझो ध्यान से, अगर मैं x को 1 से कम रखूं तो पहला ग्राफ में y कम आ रहा है और दूसरे ग्राफ में y ज्यादा आ रहा है, मतलब दूसरा ग्राफ आपका ऊपर होगा एज कंपेयर टू ये। तो बेटा आपका ये जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा, जो कहां पे जाके मिलेगा बेटा? इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। और यहां से भी कहां पे मिलेगा? यहां से भी जो वैल्यू मिलेगी वो ये वाली वैल्यू भी इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी। इधर से भी ऐसा होगा, यहां पर भी ये इन्फिनिटी पे मिलेगा। अगर मैं इसको और ऊपर बढ़ाता चलूं और ऊपर ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और इधर से ये वाला ग्राफ भी ऐसे बनेगा, और ये दोनों इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगे। जहां कट कर रहे हैं वो ये। अब थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस देखते हैं क्या फर्क बना। आपने जब x को 1 से कम रखा, देख लो 1 का y2 आ रहा है, 1 का y4 आ रहा है, आ गया। और यही जब आपने x को 1 से ज्यादा रखा, दूसरे का अब कम हो गया और पहले का y अब ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा मैंने क्या कहा है? तो बेटा ये जो ब्लू वाला ग्राफ बना, ये y इक्वल टू 1/x स्क्वायर बना, बट सेकंड वाले ग्राफ का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शन होने चाहिए। इन शॉर्ट आपको ये पता लग गया कि आपका एक का ग्राफ, ठीक है, ऊपर बनेगा पहले तो बाद में नीचे, और अगर ये वाला पहले नीचे बनता तो बाद में ये कहां हो जाता? ऊपर। ये पावर्स में डिफरेंस का खेल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यहां से ये हो गया xy इक्वल टू 1, ठीक है, और इसका मतलब यहां से हो गया y x स्क्वायर इक्वल टू 1।
मतलब क्या है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ग्राफ्स में ऐसा डिफरेंस आता है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज करेंगे। इसलिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है y इक्वल टू 1/x में और 1/x² में। दिखने में ग्राफ सेम थे, अगर मैं अलग अलग बनाता, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता अलग से, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ अलग से बनाता, तो बेटा ये बनता इधर y इधर x, तो ये ग्राफ आ जाता और ये होता y इक्वल टू 1/x का। ठीक है, 1/x का है। ऐसे ही यहाँ पे बनाता अलग से, वो भी ग्राफ ऐसा ही आता, वो होता y इक्वल टू 1/x²। का कोई फर्क नहीं है दिखने में अभी तो, पर जब दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है। वैसे नेचर दोनों का एक जैसा सा ही दिखता होता है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग इज लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस का मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय दैट पॉइंट। लोकस का मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय दैट पॉइंट। और कभी भी पाथ की इक्वेशन लिखनी हो, ये x और y और z में होगी, इसमें t नहीं होना चाहिए, इसमें t नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें से आपको t खत्म करना है, आपका आंसर x y z में होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, ए पॉइंट p moves in xy plane such that x coordinate varies with time t as x equal to 3 plus 2t and y coordinate varies with time t as y is equal to 4t minus 7. Then find the locus of point P। आपको पॉइंट P का लोकस बताना है कि वो किस पाथ में मूव कर रहा है। लोकस की इक्वेशन पूछी जा सकती है, पाथ की इक्वेशन पूछी जा सकती है, या आपसे डायरेक्टली पाथ भी पूछा जा सकता है। तो अब आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना बेटा। x की वैल्यू है 3 plus 2t, y की वैल्यू है 4t minus 7। आपको t खत्म करना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना, आंसर में x y आना चाहिए, t खत्म करना है। मैं क्या करता हूं बेटा, t खत्म करने के लिए t की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दूं। यार ये थोड़ा आसान तरीका लग रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 2x इज इक्वल टू 4t प्लस 6। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिख दो, y इज इक्वल टू 4t माइनस 7। मुझे t को खत्म करना है तो मैं इसको माइनस कर दूं। 4t से 4t कट गया, क्या आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 13। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये किसकी इक्वेशन है बेटा, पाथ की, पाथ फॉलोड बाय पॉइंट P। ठीक है, यहीं से आप ये देखो, ये इक्वेशन किसकी है बेटा, स्ट्रेट लाइन की। तो व्हाट इज द लोकस, स्ट्रेट लाइन विल बी अवर आंसर। अगर खाली पाथ पूछा है तो लोकस पूछा है, या खाली पाथ पूछा है तो स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ पाथ पूछी है या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पाथ का दूसरा नाम बेटा, पाथ का दूसरा नाम ट्रेजेक्टरी भी होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पूछ सकता है। तो आपको ऐसे करना है, मतलब आपको एक्स वाई जेड में जो इक्वेशन दी हुई है उसमें से एनी हाउ आपको टी खत्म करना है, उससे आपको लोकस की इक्वेशन पता लग जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई की इक्वेशन दी हुई है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब बड़े ध्यान से देखना है कैसे सोल्व करना है। मुझे बेटा टी खत्म करना है। अब टी में, एक में तो साइन में है टी और एक में कोस में है। टी खत्म कैसे होगा, दोनों का एंगल सेम है, तो मुझे ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तभी खत्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता।
यहां से साइन वाले की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x/3 प्लस इसकी क्या आएगी, y/4 शुड बी इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या बन गई, x²/3 का स्क्वायर प्लस y²/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से अगर आप देखो ये आ गया x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1, विच कैन बी रिटन एज 16x² प्लस 9y² is equal to 144, which is the equation of, किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, इलिप्स की इक्वेशन आ गई। अगर मुझे इलिप्स बनाना हो यहाँ पर तो बेटा ये तो मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। अब आप देखो किसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ रहा है, y के, तो ये y की साइड बड़ा बनेगा, x की साइड छोटा बनेगा। ये इलिप्स ऐसा आएगा जहां पर ये वाले कोऑर्डिनेट 0 4 होंगे, ये 0 -4 होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 3 0 होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट -3 0 होगा। मतलब अगर एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है xy प्लेन में कि उसका x वेरी कर रहा है 3 sin ओमेगा t और y वेरी कर रहा है 4 cos ओमेगा t, और हमें उसका पाथ फॉलोड की इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन किसकी आ रही है बेटा, इलिप्स की इक्वेशन आ रही है। ऐसा क्वेश्चन नीट में, जेईई मेन में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है एसएचएम चैप्टर से, कि आपको ये दो एसएचएम दी हुई है, एक ये रही, आपको इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बतानी है। कंसेप्ट यही है, नाम अलग हो गया। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है, और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है बेटा, टाइम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स और वाई में होनी चाहिए। तो आपको अल्टीमेटली सारा कुछ एक्स वाई की टर्म में बनाना है, और आपको टी को वहां से क्या करना है बेटा, एलिमिनेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन t एंड l। दूसरा क्वेश्चन है u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन u एंड x फॉर x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a। तीसरा क्वेश्चन है f इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन f एंड 1 बाय r स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है pv इक्वल टू k एंड pv स्क्वायर इक्वल टू k। आपको P और V में ग्राफ बनाना है, 1 एंड 2 वाले ग्राफ, और दोनों एक ही ग्राफ में बनाने हैं, कहाँ कट करेंगे कहाँ नहीं। आप देखो थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, मुझे T और L में ग्राफ बनाना है। आप L बनाने के लिए इस साइड स्क्वायर करोगे तो आपका T स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/G। समझ आ गई मैंने क्या कहा है। अब आप देख सकते हो एक वेरिएबल की पावर 1 है, एक वेरिएबल की पावर 2 है, तो ग्राफ पैराबोला आ जाएगा। इधर बात करूं, एक वेरिएबल की पावर 1 है, एक की 2 है, ग्राफ पैराबोला आ जाएगा। वो अब आपको देखना पड़ेगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, वो आप सोचोगे। अब इसमें फोर्स और 1 बाय आर स्क्वायर में ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूंगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। अब बेटा एक y है, एक x है, मतलब ये x हो गया और ये y हो गया, तो y इक्वल टू K Q1 Q2 x आ गया। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सीबीएसई बोर्ड 4 साल पुराना क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोर्ड के फाइनल एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ग्राफ्स कैसे करने हैं। PV इक्वल टू K, PV स्क्वायर इक्वल टू K दोनों बनाने हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया भी था, पहले P इक्वल टू K बाई V आ गया यहाँ से फर्स्ट का मतलब, और सेकंड का मतलब आ गया P इक्वल टू K बाई V स्क्वायर, ये सेकंड का आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ये, एक y इक्वल टू 1 बाई x और एक y इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर। ग्राफ करने का तरीका सेम है, आपके पास कंसेप्ट यही है, तो वही दोनों ग्राफ, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, दूसरा भी वैसा होगा, कहाँ काटेंगे वैसे ही जैसे अभी पीछे किया था उसके अकॉर्डिंग। आप ये बेसिक्स वाले ग्राफ हैं, अभी तक मैं आपको 4-5 ग्राफ बता चुका। पहला स्ट्रेट लाइन हमने कर लिया, फिर पैराबोला किया, फिर इलिप्स किया, फिर सर्कल किया, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किया। ये 5 बेसिक ग्राफ हमने कर लिए। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ रह गई, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोशिश करूंगा एक क्लास में पूरे हो जाएं, नहीं तो फिर 2 क्लास लगेगी।